हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 8 बज चुके हैं और वैसे बोला जाए तो रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन हम लोग की शाम शुरू होती है इस टाइम पर। तो आपके लिए हम सीआईबी एबीएफएम का इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लेकर हाजिर है। सीआईबी एबीएफएम आपके सीआईबी एग्जाम का तीसरा पेपर होता है, थर्ड पेपर होता है। बहुत ही खास है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स की भी बाढ़ आपको देखने को मिलती है और साथ साथ में कॉन्सेप्ट और बेस्ड एमसीक्यूज के स्टडीज भी देखने को मिलते हैं। इस समय हम मॉड्यूल ए पर चर्चा कर रहे हैं। मॉड्यूल ए पूरी तरह से थियोरेटिकल है। द मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत ही खास भी है क्योंकि कंप्लीट मैनेजमेंट के बारे में आपको यहां पर सारी जानकारी मिल जाती है। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, उनसे संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में सारी बातें आपको देखने को मिलती है। हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। आज एबीएफएम के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल टेक्निक्स एंड इट्स टाइप्स। जैसे कि पिछली क्लास को देखा होगा आप लोगों ने, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कंट्रोल फंक्शन के बारे में और कंट्रोल मैनेजमेंट के बारे में चर्चा की थी। तो कंट्रोल फंक्शन क्या है, कंट्रोल फंक्शन के अंतर्गत उसके स्टेजेस क्या हैं, कंट्रोल मैनेजमेंट कितने टाइप के होते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल टेक्निक्स और उसके टाइप्स की। ठीक है साथियों। तो कंट्रोल टेक्निक मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ये कंट्रोल फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी कितनी प्रकार की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये टेक्निक्स कैसी हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है। तो कंट्रोल टेक्निक एंड इट्स टाइप लेक्चर नंबर 15 है, 15वां सेशन है। मॉड्यूल ए इस समय हम चर्चा कर रहे हैं, द मैनेजमेंट प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं साथियों। पांचवा फंक्शन जो है हमारा वो है कंट्रोलिंग फंक्शन। ठीक है। कंट्रोलिंग फंक्शन बहुत खास है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस पर्टिकुलर फंक्शन के प्रॉपर एफिशिएंट और एक्यूरेट इंप्लीमेंटेशन के आधार पर ही आप पता कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। इन सभी प्रोसेस में एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस जो भी हो रहे हैं कंट्रोल फंक्शन के तहत ही एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड जो होता है उसके बीच के डेविएशन को कंट्रोल फंक्शन के माध्यम से ही पता किया जाता है कि डेविएशन कितना है, करेक्टिव मेजर्स कौन से इस्तेमाल करेंगे, और उसी के आधार पर फिर नेक्स्ट प्लानिंग की जाती है। कंट्रोल मैनेजमेंट की बात करें तो तीन प्रकार के कंट्रोल मैनेजमेंट के बारे में आपने जानकारी ली थी पिछली क्लास में। फीडबैक कंट्रोल, प्रोएक्टिव कंट्रोल एंड थर्ड वन इज द कंकरेंट कंट्रोल। आज हम बात करेंगे कंट्रोल टेक्निक्स की। तो आमतौर पर इन टेक्निक्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ये जो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, कुछ एक को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स और दूसरी है आपकी मॉडर्न टेक्निक्स। तो ट्रेडिशनल टेक्निक है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए ट्रेडिशनल टेक्निक का मतलब है कि हम वो कौन से टेक्निक्स हैं, वो कौन से तरीके हैं कंट्रोलिंग फंक्शन में जो यूज किए जाते हैं, जो आम तौर पर हर कंपनी इस्तेमाल करती है और पहले से इसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि ऑब्जर्वेशन, जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसकी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रखना, बजटरी कंट्रोल करना, ब्रेक इवन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये सब क्या है, ये दीज आर द ट्रेडिशनल टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग फंक्शन के अंतर्गत करता है। नई बातें जो है वो है मॉडर्न टेक्निक के अंतर्गत, उसे पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक के अंतर्गत कौन कौन सी आपके ऑब्जर्वेशन आते हैं, टाइप्स आते हैं। द टर्म ट्रेडिशनल मैनेजमेंट टेक्निक्स सजेस्ट दैट these methods have been developed and utilized by managers। जो कंट्रोल मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा इन टेक्निक्स को डेवलप किया गया और यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे अरसे से इस प्रकार की मैथोलॉजीज बोले, इस प्रकार के मेथड्स का इस्तेमाल, टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। द कंपनी बिलीव दैट दीज स्टडीज आर स्टिल इफेक्टिव एंड कंटिन्यू टू यूज देम। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अभी भी बिलीव किया जाता है कि जो मेथड्स हैं, कंट्रोल मेथड्स, ये अभी भी इफेक्टिव है और इनका इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है। तो ट्रेडिशनल टेक्निक जो है वो आपके सामने है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अब जो कंट्रोल मैनेजर होगा वो सारी एक्टिविटीज एंड सारे जो आपके ऑपरेशन है उनको प्रॉपर ऑब्जर्व करेगा। पर्सनल ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो अपना कुछ एक तरह से डेटा तैयार करता है कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए। दूसरा होता है ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए इससे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीसरा है बजटरी कंट्रोल और चौथे पॉइंट को भी लिख लीजिए यहां पर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम में सवाल एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो ट्रेडिशनल टेक्निक के अंतर्गत नहीं आता है, कंट्रोल फंक्शन के, है ना, कंट्रोल मैनेजमेंट के अंतर्गत, कंट्रोल टेक्निक के दायरे में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मेथड सही नहीं है। याद रखिएगा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये ट्रेडिशनल टेक्निक के अंतर्गत आता है। ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन ये भी उसी के अंतर्गत आता है। बजटरी कंट्रोल किस पर्टिकुलर सेक्शन में किस एक्टिविटी के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है ना, और उतने ही में हमें उस कार्य को समाप्त करना है, खत्म करना है। स्टैटिस्टिकल डेटा है, उसके आधार पर हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीज आर द ट्रेडिशनल एनालिसिस। इसमें से देखिए जो सबसे खास पढ़ने लायक है आपके लिए वो है ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला आपके सामने, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला आपके सामने है। ब्रेक इवन पॉइंट आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फिक्स कॉस्ट, जो भी फिक्स कॉस्ट है, अब जैसे कोई भी कंपनी होती है उससे संबंधित एक कंपनी आपके सामने दे दी गई, उस कंपनी का डेटा, ये कंपनी है और इस कंपनी का से संबंधित कुछ डेटा आपको गिवन होता है जब भी न्यूमेरिकल दिया जाता है तो, ठीक है। उसकी टोटल सेल गिवन होगी, सेल गिवन होगी आपको, उसकी वेरिएबल कॉस्ट गिवन होगी, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन होगी, ठीक है, ये सारी चीजें गिवन होती हैं। क्या टैक्सेस पे कर रहा है, डेप्रिसिएशन के बारे में जानकारी, कितना डेट है और किस रेट पर है ना, किस रेट पर है, ये सारी बातें गिवन होती हैं। तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि ब्रेक इवन से हम ये पता करते हैं कि भाई हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो हमें कितने समय में रिटर्न हो जाता है। कई बार इसे आप पे बैक पीरियड का भी नाम देते हैं, ठीक है, पे बैक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? फिक्स कॉस्ट जो भी है डिवाइड बाई प्राइस माइनस वेरिएबल। अब प्राइस, इससे आप जो भी सेल है उसको समझ लीजिए, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपके सामने है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर आप ऐसे भी समझ लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट को आप शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो भी गिवन। इस तरह से भी आप बीईपी कैलकुलेट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आने वाले जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उसमें आप जब लेवरेज पढ़ेंगे तो लेवरेज पढ़ने के बाद आपके पास एक नया यूनिट आता है, इसे बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं और उस ट्रेडिशनल मेथड में एक आता है पे बैक पीरियड। किसी भी प्रोजेक्ट में आपके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, आप उस इन्वेस्टमेंट को कितने समय में रिकवर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट को एक और नाम से भी जानते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट के नाम। लेकिन देखिए जब भी हम ब्रेक इवन की बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। पे बैक पीरियड में भी ये होता है कि पे बैक पीरियड में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो ये आपके एग्जाम में इस बार के पेपर में कई क्वेश्चन पूछे गए ब्रेक इवन पर, और तीनों शिफ्ट में। तो ये फॉर्मूला ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए आपके ध्यान में। टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब जो टोटल कॉस्ट होती है किसी भी प्रोजेक्ट में वो दो प्रकार की होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर इफेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल चेंजेस इन बोथ। तो दोनों में जो भी प्रोपोर्शनल चेंजेस हो रहे हैं उसी के आधार पर प्रॉफिट और लॉसेज दोनों पर इंपैक्ट पड़ता है, दोनों पर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है साथियों। इन दोनों पर असर पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, ओके। अब ये तो हो गया ब्रेक इवन, जो मेन आपको जानना था, यानी कि बजटरी कंट्रोल हो गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो गया, बीईपी हो गया। ये सारे मेथड जो हैं, ये सारे मेथड्स क्या हैं, इन सारे मेथड्स को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक के अंतर्गत। अब मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो उसमें आपका आरओआई आ जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो ये फॉर्मूला हमको पता होने चाहिए, ठीक है। हम बोलते तो हैं आपको कि द फर्स्ट मॉड्यूल इज टोटली थियोरेटिकल, बट कुछ बातें, कुछ न्यूमेरिकल्स वहां पर भी निकल के आते हैं भाई। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे पता करते हैं? जो भी नेट इनकम है डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स
टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए, फॉर्मूला क्या बचा आपके पास, नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आप इस तरह से पता करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, ये आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता कर रहे हैं, ROI पता कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ऐसे ही दो और बहुत ही खास चीजें हैं, एक होता है पर्ट और एक होता है आपका CAPM। आज की क्लास में ये पर्ट और CAPM बस मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं, अगली क्लास यानी कल वाली जो क्लासेस होंगी आपकी, कल और परसों की, उसे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पर्ट क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन, देखिए प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसको हम बोलते हैं पर्ट। तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसको उसका इवैल्यूएशन और उसे रिव्यू करना, इससे संबंधित जो टेक्निक है उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, शॉर्ट में पर्ट। इज अ प्रोसीजर, ये एक प्रकार का प्रोसीजर है थ्रू विच एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ एप्रोप्रिएट सीक्वेंस। यानी कि आपसे कोई पूछे कि पर्ट है क्या, तो पर्ट एक प्रकार की शेड्यूलिंग टेक्निक। कैसी टेक्निक है, शेड्यूलिंग टेक्निक। आप इतने भी बात याद रखेंगे तो समझ जाएंगे कि हम पर्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कौन सी एक्टिविटी को कब सीक्वेंस पे रखना है और कब शेड्यूल करना है, उसकी टाइमिंग क्या। तो किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी जो एक्टिविटी है उसकी एप्रोप्रिएट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर टेक्निक के अंतर्गत एक तरह से प्रोसेस करते हैं। और इस शेड्यूलिंग टेक्निक को हम पर्ट के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर जो टास्क हैं आपके उनको शेड्यूल करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, उन्हें इंटीग्रेट करना विद इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दिस इज अ शेड्यूल टेक्निक। तो शॉर्ट में अगर देखा जाए तो कीवर्ड के तौर पर पर्ट इज अ शेड्यूल टेक्निक, जिसकी मदद से किसी भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज, जो भी टास्क हैं, उन्हें प्रॉपर शेड्यूल करना और उनकी टाइमिंग क्या होगी, इसके सीक्वेंस को एक तरह से प्रोसेस करना होता है। दूसरा मेथड होता है CPM। क्या बोलते हैं इसे, CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्या बोलते हैं इसे, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब देखिए किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें तो देयर नंबर ऑफ एक्टिविटीज, बट कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो बहुत एक तरह से लॉन्ग एक्टिविटीज होती हैं, एक तरह से सबसे ज्यादा समय लेती हैं और सबसे खास एक्टिविटी होती हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन। तो CPM का मतलब है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये वो जो एक्टिविटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि लॉन्गेस्ट एक्टिविटी है और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फिनिश करने में इसका रोल बहुत बड़ा है। ठीक है जी, इसकी टाइमिंग क्या होगी और इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसको तय करना। इज अ टेक्निक वेयर यू आइडेंटिफाई टास्क दैट आर नेसेसरी फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड डिटरमाइन शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी। समझिएगा, वो कौन सी एक्टिविटी है, वो कौन सा टास्क है जो कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसकी शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटीज, उसके कंप्लीशन के लिए क्या शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटीज हो सकती हैं। अ क्रिटिकल पाथ इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट मस्ट बी फिनिश्ड ऑन टाइम इन ऑर्डर फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीट। किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, CPM बोलते हैं। The amount of time spent on the activity or project and the number of steps involved are two of the most important factors affecting its outcome। ठीक है साथियों, तो ये कुछ बातें हमने पढ़ी जो कि बड़ी खास हैं और इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ओके साथियों, अब बात कर रहे हैं हम लोग आपके CIB एग्जाम के वन स्टॉप सॉल्यूशन की। CIB एग्जाम के वन स्टॉप सॉल्यूशन की जब भी चर्चा होती है तो वो है CIB महापैक। महापैक खास इसलिए है क्योंकि आपको इस एक महापैक के अंतर्गत चारों मेन पेपर कवर किए जाते हैं और आपको इलेक्टिव पेपर भी, इसका भी एक्सेस मिलता है। महापैक खास क्यों है, 4 के 4 मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर पांचों, इन सबका एक्सेस मिल जाएगा आपको। ओके, साथ साथ में आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा आपको। DPPs मिलेंगे मॉड्यूल वाइज, आपको क्विजेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे और डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, सब मिलता है आपको। और इसलिए बोलते हैं कि सबसे बेहतरीन ये पैक है।
3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 3499 में है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 4999 में, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 6999 में उपलब्ध है। आपके लिए सीआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, 2499 में उपलब्ध है। ये बैच खास क्यों है? ये बैच खास इसलिए है क्योंकि इस पर्टिकुलर बैच के अंतर्गत सारे फाउंडेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया जाता है। और ये फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो इसकी मदद से आप अपने आप को मान के चलिए 50% से ऊपर प्रिपेयर कर चुके होते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। लेकिन अगर आपने महापैक के साथ अपने आप को एनरोल कर लिया है तो देयर इज नो नीड टू परचेज फाउंडेशन बैच, बिकॉज आपको महापैक के तहत ही इसका एक्सेस मिल जाता है। इसलिए हम बोलते हैं महापैक क्या है, खास है और इंपॉर्टेंट भी है। अब बात करते हैं सीआईबी फाउंडेशन बैच, जो पहला बैच आया था हमारा, इसकी भी कॉस्ट 2499 है। और इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो इंडिविजुअल बैचेस आपके लिए 799, 799। इलेक्टिव पेपर्स ऑल्सो अवेलेबल, सभी इलेक्टिव पेपर हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इसका हिस्सा बनिए और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर अपने सवालों को पूछिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।